हे हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो सुभाष चंद्र बोस जो है एंड आज़ाद हिंद फौज यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कैबिनेट मिशन से लेकर ना मॉडर्न हिस्ट्री जो मिसलेनियस है इसके पहले तक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना टारगेट था कि मॉडर्न को विदिन 8 आवर 9 आवर कंप्लीट कर लेना। अब तक का जो मैं दिया हूँ वो विदिन 6 आवर सारा कंप्लीट है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से कंप्लीट करने में 1.5 आवर लगेगा या 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा 8 से 9 घंटा में, और पूरा ये बुक जो है समराइज़ कर दूंगा मैं 15 से 16 घंटा में। यही आपका है इंडियन हिस्ट्री। ये बुक थोड़ा फट गया है ना थोड़ी सी। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पे हम लोग स्विच करते हैं। यहाँ देखिए कैबिनेट मिशन जो है वो हेडेड बोलेगा या प्रेसिडेंट बोलेगा, मतलब कौन प्रिसाइड किया या कौन लीड किया इसको। ठीक है ना, तो ये सारा जो था 3 टायर पॉलिटी इन इंडिया। देखिए सबसे पहला सवाल तो इंडिया, ये देखिए सबसे पहला कौन ये किया है, तो ये मतलब लॉरेंस पैथिक लॉरेंस करके होता है इसका नाम, पी लॉरेंस लिखा हुआ ना। हाँ ये देखिए यहाँ पैथिक लॉरेंस, तो यही था सर पैथिक लॉरेंस जो था। यही कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन वो किसके द्वारा हेडेड किया गया या प्रिसाइड किया गया या लीड किया गया, तो पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। और ये कैबिनेट मिशन जो था वो प्रपोज किया था क्या, 3 टायर पॉलिटी इन इंडिया में प्रपोज किया था। ठीक है, इसके थ्रू क्या था, डिवाइड कर रहा था प्रोविंस। ये कैबिनेट मिशन के थ्रू प्रोविंस जो था वो डिवाइड था A B C ग्रुप में। ठीक है, और ये जो सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बाद आया था इंडिया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जो था इंडिया जब आया तो वो 24 मार्च 1946 में आया, दिल्ली में आया। ठीक है, इसके बाद अब डायरेक्ट हम लोग देखो ये जो क्रॉस किया हुआ, आप जानते हैं मेरा ट्रिक्स कि इस सवाल से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल रहा है उसको यहाँ लिख दिया हूँ या फिर रिपीटेड होगा तो इसकी वजह से वो क्रॉस किया हूँ। मतलब ये सारा क्या कर लिया हूँ, ये सारे को उसी में इंक्लूड कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन जो था उसमें जो आपको देखने को मिलेगा तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड का था, समझें, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो पैट्रिक लॉरेंस था, और एक A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 नाम है। तो कभी कभी दे देगा कि कौन नाम नहीं है कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स है, पैट्रिक लॉरेंस है, A.V. अलेक्जेंडर है। तो इसमें कौन नहीं है, तो लॉर्ड एमरी नहीं है। इस तरह से आपको देखना होगा। फिर आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मुस्लिम लीग जो था वो ज्वाइन किया था 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट को। ठीक है, किसके कहने पे, तो बेबल के कहने पे गया था, और पहला जो था अपनाया था और फिर उसके बाद ठुकरा दिया था कौन, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था उस पहले अपनाया था मुस्लिम लीग, फिर बाद में ठुकरा दिया था। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं फिर PM क्लेमेंट इटली जो था कैबिनेट मिशन, जब कैबिनेट मिशन उस वक्त कौन था PM, तो क्लेमेंट इटली PM था, और उस समय बेबल जो था वो वाइस रॉय था। और यही सेक्शन ABC सेक्शन में बांटा हुआ था, जिसमें मद्रास था, यूपी सेंट्रल प्रोविंसेस, मुंबई बिहार उड़ीसा एक में था, और B वाला जो सेक्शन बांटा हुआ था उसमें पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, प्रोविंसेस और बलूचिस्तान एक में था, और C वाला आसाम और बंगाल एक में था। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए लाइन। The Congress accepted the proposal related to the Constituent Assembly, but since the Muslim League had been given ठीक है ना, disproportionate representation, तो इसलिए क्या हुआ कि it rejected the idea of the interim government। समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि द मुस्लिम लीग जो था फर्स्ट अप्रूव्ड द प्लान, बट व्हेन कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट कि इट कुड चेंज द स्कीम थ्रू मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये क्या कर दिया, दे रिजेक्टेड द प्लान। मुस्लिम लीग ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय लॉर्ड बेवेल ज्वाइन किया इंटरिम गवर्नमेंट को ऑन 13 अक्टूबर 1946। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर आपको एक सवाल आता है कि कैबिनेट मिशन जो है प्लान, ये इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग था ये। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा, यूनाइटेड इंडिया था इसमें। उसके बाद अब देखिए क्या है, यूनाइटेड इंडिया भी है। उसके बाद आपका है कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग हुआ, इंटरिम कैबिनेट देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोविंशियल से ग्रुपिंग किया ना जी, ABC किया। ठीक है, तो ये सारा आपका कैबिनेट मिशन प्लान का फीचर है, देख सकते हैं इसमें है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे लिख रहा है कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग है तो हाँ सही है, इंटरिम कैबिनेट है तो हाँ सही है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग किया तो हाँ सही है, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान इसमें नहीं था। ये चीज़ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था वाइस रॉय जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल था, जिसमें क्या हुआ था, इन विच ऑल द portfolio including the war of members but to be held by the Indian leader
तो वो सुझाव जो दिया था वो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ही हुआ था, समझे। कैबिनेट मिशन जो 1946 में है उसी ने सुझाव दिया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट किया था कि रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें क्या हो, जिसमें सारा पोर्टफोलियो हो, ठीक है। तो वो कैबिनेट मिशन जो 1946 था उसी के थ्रू हुआ था। अब देखिए गांधी जो था वो क्या क्या था, क्या लिखा हुआ है, टोटली फेवर में था, ठीक है ना। किसके, ये कैबिनेट मिशन प्लान के टोटली फेवर में था गांधी। इतना बेटा हेल्ड में इतना, तो गांधी टोटली फेवर में था। ये जो कैबिनेट मिशन वाला प्लान है, जो कैबिनेट मिशन 1946 का है उसके फेवर में था गांधी। उसके बाद देखिए चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये सारा आप लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या लिखता है आपका कि जो क्रिप्स मिशन था एंड लॉर्ड वेवेल जो था उससे क्या किया गया, नेगोशिएट किया था। तो कौन, अबुल कलाम आज़ादी जो था वो किया था, ठीक है। और अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन जो हुआ था तो उस वक्त कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे उसी वक्त। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे उसमें कौन थे, अराइवल जब हुआ था कैबिनेट मिशन का तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और अबुल कलाम आज़ाद जो था वो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल से क्या किया था, नेगोशिएट किया था। ठीक है। उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आता है आपका। अब ये देखिए यहाँ इसमें आप डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसमें क्या था, ईच प्रोविंसेस में 1 लाख रिप्रेजेंटेशन पे 10 लाख पर्सन था, समझे। 1 रिप्रेजेंटेटिव पे क्या था, 10 लाख पर्सन था। मतलब 10 लाख जब पर्सन होगा तो 1 रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से रखा गया था, ठीक है। और इसका आइडिया जो था ऑफिशियली दिया था, कौन दिया था, तो कांग्रेस पार्टी जो 1936 में फैजपुर वाला सेशन में दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया, ठीक है। ऑफिशियली दिया था, ऑफिशियली अगर बोल रहा तो फर्स्ट मोटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत से ही आया था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आया था वो किसके कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही आया था वो भी। और 1895 में स्वराज्य बिल आया, ठीक है। और स्वराज्य पार्टी जो डिमांडेड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन रांची 1934 में, ठीक है। स्वराज पार्टी जो था वो डिमांडेड किया था किस चीज़ का, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन रांची, मतलब रांची में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था 1934 में। लेकिन ऑफिशियली जो दिया गया था आइडिया इस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कांग्रेस पार्टी दिया था 1936 फैसपुर वाला सेशन में। उसके बाद आप आगे देखिए ये सारा आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से डिवाइडेड था, जैसे जनरल हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख में जो था केवल ओनली इन पंजाब में जो सिख थे वो, तो ये चीज़ें थी। जैसे यहाँ पे जो दिया गया था ना 10 लाख पर्सन पे अंडर द कैबिनेट मिशन इतना, यहाँ पे देखिए ये पढ़िए अंडर द कैबिनेट इतना वास्ट रफली इनटू द रेशियो इतना, ठीक है। 3 क्लासेस ऑफ वोटर वेयर एक्सेप्टेड। इसमें जो वोटर जो था इसमें तो जनरल वाला को रखा गया था, मुस्लिम वाला को रखा गया था और सिख वाला को रखा गया था। और उसमें से भी केवल पंजाब में रहने वाला जो सिख है सिर्फ वही दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसमें 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसमें कौन थे प्रेसिडेंट, तो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर 1946 में जो हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, परमानेंट बने थे ये। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और पहला प्रेसिडेंट जो था, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था सोवरियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ही थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेयर किया था सोवरियन उन 14 अगस्त 1947 को इंडिया को डिक्लेयर किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट नॉट पहले सोवरियन नहीं था, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट सोवरियन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन इट वाज डिक्लेयर सोवरियन इंडिया को नहीं। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरियन डिक्लेयर कब हुआ था, 14 अगस्त 1947। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो एडॉप्टेड किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन मेंबर नहीं थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना मेंबर इसके नहीं थे। और इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रोविंशियल असेंबली था उसके द्वारा इलेक्टेड किया गया था बाय सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके थ्रू हुआ था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे। तो और यहाँ पे जो इलेक्टेड हुआ था बाय प्रोविंशियल, समझ रहे हैं, बाय प्रोविंशियल असेंबली बाय सिंगल ट्रांसफेरेबल, ये वाला सिस्टम यहाँ पे था। उसके बाद आप देख सकते हैं उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज जब तब उसमें कितना था, 389 था,
ठीक है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 389 था, आउट ऑफ विच 292 जो था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट था, इस तरह से बटा हुआ था। और लेकिन इलेक्शन जो हुआ था 296 सीट पे हुआ था, ठीक है। और जिसमें कांग्रेस जो जीता था 208 सीट से जीता, कांग्रेस बोल 208 सीट, उसमें 208 सीट जो था वो कांग्रेस का था, कांग्रेस जीत गया तो 208 सीट पे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो से फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहला पार्लियामेंट कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? तो पहला पार्लियामेंट जो बना था इंडिपेंडेंट इंडिया का है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोलेगा कि स्पीकर, ठीक है ना। स्पीकर जो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का फ्री इंडिया जब बना पार्लियामेंट तो उस समय कौन था स्पीकर? तो उस समय यही जीबी मालवानकर थे। उसके बाद ये ख़त्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट आ जाता है 1946। डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। इंटरिम कैबिनेट जो था 1946 में बना, तो 2 सितंबर 1946 को ये बना। और भीमराव अंबेडकर इसके मेंबर नहीं थे और अबुल कलाम आज़ाद भी इसके मेंबर नहीं थे। और बेबेल जो था उस वक्त था जब इंटरिम कैबिनेट बना था, तो वाइसरॉय बोल सकते हैं। और इसका इंटरिम कैबिनेट का हेड कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और शुरू में जो इंटरिम कैबिनेट आया तो शुरू में क्या था, मुस्लिम एक्सेप्ट, मतलब इसको मुस्लिम लीग जो था इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। और ये अनाउंस्ड हुआ था 24 अगस्त 1946 को, बना 2 सितंबर 1946 को। और इसमें थे कौन? फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर में कौन थे इंटरिम कैबिनेट के? तो राजेंद्र प्रसाद वही हेड थे। और वो वाला सेक्शन उन्हीं के अंदर आता था। और देखिए डिफेंस में कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। और कॉमनवेल्थ में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद रेलवे पेट्रोलियो में कौन थे? तो असफ अली थे। लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर में थे, ठीक है। और शरत चंद्र बोस, सफ़ात अहमद खान, सैयद अली ज़हीर, ये सब जो थे वो छोड़ दिए थे, क्यूट कर दिए थे। टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द मुस्लिम लीग मिनिस्टर शरत चंद्र बोस, सफ़ात अहमद खान एंड सैयद अली ज़हीर हैड टू क्यूट। अगर कभी बोलेगा ये कौन छोड़ दिए थे तो ये नाम याद रखना आपको, शरत चंद्र बोस, सफ़ात अहमद खान और सैयद अली ज़हीर, ठीक है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए नॉट मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946, ठीक है। तो ये था लियाकत अली खान और अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो देखिए क्यों बताते हैं अभी, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे जो आपको दे रहा है ना कि नॉट मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 एक डेट दिया स्पेसिफाइड, ठीक है। तो लियाकत अली खान और अबुल कलाम आज़ाद दोनों नहीं थे, ठीक है। लियाकत अली खान भी नहीं थे, लेकिन अभी हम बताएं आपको कि लियाकत अली खान जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मतलब हैं इंटरिम कैबिनेट का। लेकिन वो कब रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक जब मुस्लिम लीग, पहले अभी शुरू में भी आपको बताया कि मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट। जब ये बना था तो उस समय नहीं हुआ था, 2 सितंबर 1946 में वो पार्टिसिपेट बाद में हुआ था। देखिए यहाँ पे एक सीरीज ऑफ मीटिंग जो था टुक प्लेस बिटवीन जिन्ना एंड लॉर्ड वेवेल एंड अल्टीमेटली मुस्लिम लीग क्या किया? ज्वाइन कर लिया इंटरिम कैबिनेट को, ठीक है। अक्टूबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 को बना, फिर अक्टूबर 1946 में वो किया। जब ये किया ना ज्वाइन, तो ये शरत चंद्र बोस हुआ, सफ़ात अहमद खान और सैयद अली ज़हीर जो था छोड़ दिया इसको, ठीक है, इंटरिम कैबिनेट को। लेकिन और उसी वक्त लियाकत अली खान वाज अपॉइंटेड एज फाइनेंस मिनिस्टर, समझे। तो 2 सितंबर 1946 को नहीं, उस वक्त जब मुस्लिम लीग ज्वाइन किया और ये तीनों छोड़ा, उस वक्त इसको लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर वाला पोस्ट दिया गया था, समझे। तो 2 सितंबर 1946 को अगर बोलता है स्पेसिफाइड डेट देके तो ये दोनों होगा, बी और सी दोनों होगा, समझ गए। उसके बाद देखिए कि मुस्लिम लीग जो था आफ्टर 1946 का मतलब मुस्लिम लीग जो था गवर्नमेंट, जो मुस्लिम लीग का बना आफ्टर 1946 इलेक्शन, तो कहाँ बना? तो कौन से प्रोविंस से मुस्लिम लीग जो था बनाया था गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन? तो बंगाल में बनाया था मुस्लिम लीग, समझे। और मुस्लिम लीग जो था वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाया। और ये डायरेक्ट एक्शन डे सेंटर था एक्चुअली आपका नोआखली में, ठीक है, नोआखली। तो ये क्या था एक्चुअली डायरेक्ट एक्शन डे? ये देखिए हिंदू और मुस्लिम जो है कांट एग्जिस्ट टुगेदर, यही बता रहा था, यही था डायरेक्ट एक्शन डे। और ये बेसिकली ज़्यादा नोआखली में देखने को मिला है। अब देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंस जो था वक्त जो था ब्रिटिश मोनार्च जो था और जॉर्ज फोर्थ नहीं, क्या 6 हो गया ना जी। तो इंडिया इंडिपेंडेंस वक्त ब्रिटिश मोनार्च था और जॉर्ज 6 था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हुआ था तो यूके में कौन था? लेबर पार्टी पावर में था उस वक्त जब इंडिया इंडिपेंडेंस वक्त, तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी था पावर में उस वक्त। और क्लाइमेट इटली उस समय वही पीएम थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला इंडिया छोड़ देंगे, कब बोला? तो जैसे बोला था कि बिफोर जून 1948 इंडिया हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। और अनाउंस किया था ये बात फरवरी 1947 में इसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कि कब डिसाइड किया था डिक्लेयर करना कि हम लीव कर देंगे, ठीक है ना। तो इंडिया को बाई जून 1948, मतलब बिफोर जून 1948 छोड़ देंगे, ये बात तो अनाउंस किया था फरवरी 1947 को, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था इंडिया आया था किसके साथ, विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया था। वो था कि कीप, आपको रखना है इंडिया को यूनाइटेड, जितना मतलब पॉसिबल हो सके उतना यूनाइटेड बना के रखना है, ये उसका मकसद था। इस मकसद के थ्रू उसको भेजा गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उस वक्त कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान से हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंस, और इंडिया को सोवरेनिटी मिला, ये लॉर्ड माउंटबेटन प्लान से इंडिया को क्या मिला, सॉवरेनिटी मिला। उसके बाद सॉवरेनिटी क्या होता है, ये सारा हम जब पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे ना तो आपको बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि बहुत स्लो हम पढ़ रहे हैं, तो और फास्ट अभी पढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं फटाक से। माउंटबेटन प्लान जो है वो क्या रेफरेंडम लाया था माउंटबेटन प्लान। तो ये जो था प्रोवाइड किया था रेफरेंडम, तो कौन कौन से प्रोविंस में, तो एक्चुअली सिंध में था, बलूचिस्तान में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये तीनों में किया हुआ था। और ये आप देख सकते हैं सिंध टेक इट्स ओन डिसीजन रेफरेंडम में इतना, सिलहिट डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, ठीक है। अब यहाँ देखें इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, यहाँ देखिए कि 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था, या बोल सकते हैं कि फोर्स में आया था, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि रॉयल एसेंट मिला था, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को पास हुआ, या फोर्स में आया, या रॉयल एसेंट मिला, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब, तो यही डेट है, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान दो अलग डोमिनेंट स्टेट बना था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से ही क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग डोमिनेंट स्टेट बन गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जून 1947 को क्या हुआ था कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया होने का, वो था डेट 3 जून 1947। और वो एक्ट क्या था, एक्ट हुआ था 18 जुलाई 1947, समझे, और डिक्लेयर्ड हुआ था 3 जून 1947। और ये जो हुआ था ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड हुआ था, मेनली क्योंकि अवॉइड करना चाहता था लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स को। इसीलिए क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एग्रीड हो गया था, हाँ ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो चाहता था कि ठीक है पार्टीशन हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, ये ना हो कि लार्ज स्केल पे कम्युनल राइट्स हो जाए, समझे। उसके बाद आप ब्रिटेन मेड इंडिया फ्री इन 1947, क्या ये बात सही है, तो हाँ सही है। ब्रिटेन हैड बिकम वीक ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, तो हाँ ये बात भी सही है। उसके बाद आपको क्या होता है, ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, तो नहीं ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए ब्रिटिश सोवरेनिटी अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो सही है, यही तो किया था ना भाई। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वुड नॉट कंटिन्यू एनी कंट्रोल ऑन इंडियन डोमिनियन फ्रॉम 15 अगस्त 1947, ये बात सही है, जो ऊपर दिया हुआ गलत था। बाल्कन प्लान जो था वो क्या था, फ्रेगमेंटेड ऑफ इंडिया, ब्रिटेन चाइल्ड ऑफ, देखिए यहाँ तो बाल्कन प्लान जो था वो किसका, फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, किसका था, मतलब किसकी दिमाग की उपज थी बाल्कन प्लान, तो ये एक्चुअली लॉर्ड माउंटबेटन का ही था दिमाग की उपज। उसके बाद इस तरह से आपका सारा कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान, ठीक है, बट दे नेवर एक्सेप्टेड टू नेशन थ्योरी, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया क्या था कि गांधी सजेस्ट किया टू माउंटबेटन को कि क्या करे कि बेस्ट कोर्स वुड टू बी आस्क जिन्ना कि टू टेक ओवर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, समझे। ये लोग नहीं चाहता था, बोल रहा था कि चलो ठीक है ले लो यार प्राइम, तुम ही ले लो, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट का पीएमसी, फिर भी तो इस हिसाब से ये चीज़ें पूरा हुआ, ठीक है। अल्टरनेटिव ये था। और रेड क्लिफ कमेटी जो था वो क्या किया, बाउंड्री को बांटा इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, पंजाब बॉर्डर कमीशन एंड बंगाल। इसमें देखिए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो लॉर्ड माउंटबेटन फॉर्म 2 कमीशन, नेमली पंजाब बॉर्डर कमीशन एंड बंगाल बॉर्डर कमीशन, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया वो क्या था, वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ, जैसे ही हम कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किए तो हम वो चीज़ भी अपॉर्चुनिटी था उसको भी हम खो दिए। और विच इंटेंडेड टू क्रिएट यूनाइटेड इंडिया कैबिनेट मिशन से होता, ऑन डिमांड ऑफ पाकिस्तान रेज बाई मुस्लिम लीग वाज रिजेक्टेड कर दिया गया। और डायरेक्ट एक्शन फिर क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया, हम लोग इम्प्लीमेंट किया। फिर रिजोल्यूशन ऑफ डिवाइडेड इंडिया पास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1947 में, तो वो क्या उस समय कौन प्रेसिडेंट थे, तो आचार्य जीवी, मतलब वही जीवी कृपलानी थे, दिल्ली सेशन चल रहा था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रिजोल्यूशन था ऑफ डिवाइडेड इंडिया पास इंडियन, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947, उसमें प्रेसिडेंट जो थे
जो इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रेजेंटेड या इंट्रोड्यूस किया गया था, वो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया था और सपोर्टेड किया गया था मौलाना अबुल आज़ाद के द्वारा या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू, ज़्यादा यही पूछता मौलाना अबुल आज़ाद। तो ये इनके द्वारा सपोर्टेड किया गया था, इनके थ्रू प्रेजेंटेड किया गया था। उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? JB कृपलानी थे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा, ये जो सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म, ये किचलू बोला था, ठीक है, पार्टीशन को। और एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, किचलू थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड कर लिए थे, अपने आप को यहाँ से हट गए थे, लेकिन आप पूरा नहीं शायद मैं पढ़ा हूँ। ये आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम कांग्रेस, ठीक है, और ये इससे जुड़े थे। उसके बाद आपका है कि वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो था वो अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया वोट किया था। और ये जो था सोवरेनिटी जो थी, पावर जो था मिडनाइट ऑफ 14 या 15 अगस्त 1947 प्रोविजनली जो था, उस वो जो सत्ता ग्रहण किया था मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ही। और आपका जनगण मन, जैसे सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल का लिखा हुआ है ये, और जनगण मन ये जो था मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त को गाया गया था, किसके द्वारा? MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा गाया गया था ये चीज़ को। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन लिखा है? ये इकबाल लिखा है। और पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो था वो जवाहरलाल नेहरू थे। गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंटेड किया, ये गवर्नर जनरल ही अपॉइंट किया था इनको प्राइम मिनिस्टर। और लास्ट वाइसरॉय अपना लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बोले या फ्री इंडिया बोले तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद इस तरह से तो आई थिंक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है C राजागोपालाचारी थे, या फर्स्ट बोले या लास्ट इंडियन अगर बोलेगा तो ये C राजागोपालाचारी ही हैं। लेफ्ट कांग्रेस किया था ड्यू टू द डिफरेंसेस एंड फॉर्म जो डिफरेंसेस एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी इंटाइटल्ड इंडिपेंडेंट पार्टी। इन्होंने क्या किया था? ये कांग्रेस छोड़ दिए थे, समझे। ये CM भी बने थे मद्रास का 1959 में। इसने कांग्रेस छोड़ा था ड्यू टू सम डिफरेंसेस आ गया था, मतलब बना नहीं हो, उसका अपना तौर तरीका था, इसका अपना तौर तरीका था। एक नया पार्टी इन्होंने फॉर्म किया, इंडिपेंडेंट पार्टी। तो कौन फॉर्म किया इंडिपेंडेंट पार्टी? तो C राजागोपालाचारी किया, हो गया। उसके बाद आप देखिए पहला लॉ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, महात्मा गांधी को के रिकमेंडेशन पे बने थे एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्युपाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये इस तरह से सीक्वेंस में आए हैं, ठीक है। पहले राजेंद्र प्रसाद आए हैं, उसके बाद C राधा कृष्ण आए, फिर जाकिर हुसैन आए, फिर V गिरी आए। राजेंद्र प्रसाद जो था 1950 में ही आए थे, 1950 से 62 सेशन थे इनका। तो इस तरह से प्रेसिडेंटशिप आया। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि हु रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस समय जो हेडेड किया था लॉर्ड माउंटबेटन, तो कौन उसमें जो था रिप्रेजेंटेड, हु रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय। तो ये जो थे यही जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कि प्रेसिडेंट जो थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कौन थे? तो बताए थे पीछे भी, JB कृपलानी थे उस वक्त। मेरठ वाला सेशन 1946 से। यहाँ पे ये देखिए कि प्रेसिडेंट जो था हुए मंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 15 अगस्त 1947। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ ना इन 1947 टू इंडिया। इंडिया को पावर ट्रांसफ़र कर दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ उस समय कौन थे? यही JB कृपलानी से। मेरठ वाला सेशन चल रहा था 1946 का बात है, समझ में आया। एक चीज़ वहाँ पे क्या था, दिल्ली था ना, दिल्ली का सेशन था ना, उसको मैं आपको क्लियर करूँगा। वहाँ पे लगता है 2-3 सेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए दिल्ली सेशन है ना, रिजोल्यूशन ऑफ डिवाइडेड इंडिया पास इंडिया, ठीक है। इंडिया सेशन इंडिया इन दिल्ली, नॉट कमिटी हैज प्रोवाइडेड डिवाइडेड इंडिया इन दिल्ली होने थे ना, सिर्फ प्लान वाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट सेशन, इट इज इन दिल्ली, बट इन जनरली इफ इट इज सेइंग दिल्ली देन मे बी पॉसिबल और सिट इट इज हेल्ड इन दिल्ली, ठीक है। वो मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपका हुआ ट्रांसफ़र ऑफ पावर 1947 हो गया ना। उसके बाद आप यहाँ देखिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो था, नॉट उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं किए थे जब इंडिपेंडेंस हुए सारा, लेकिन ये गांधी पार्टिसिपेट नहीं किए थे और फास्टिंग एंड इन प्रेयर में थे कि कहीं मतलब साइलेंट में थे वो, मतलब बहुत दुख थे कि ऐसा हो गया, मतलब होना नहीं चाहिए था। उनका वो था ना जी कि हम ठीक है आपको इंटरिम गवर्नमेंट का PM को PM बना देते हैं, उस अली जिन्ना को सेपरेशन नहीं चाहते थे वो एक्चुअली। जनवरी 26, 1950 में इनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन
तो वजह यही था कि मतलब कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को हम लोग मनाते आ रहा था 26 जनवरी, ठीक है। कांग्रेस जो है 26 जनवरी से अपना मनाते आ रहा था, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था ना जी, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को ही इन्फोर्स किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। एट द टाइम ये हो गया आपका। उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ये जो था ये कोपलैंड यही बोला था, इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल, इनवॉलेंट्री चाइल्ड, but he forget to add the Indian nationalism was an involuntary child to whom they denied to fit and tried to throw down। अब देखिए, मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये कौन बोला था? के.एम. पानीकर बोला था। फिर आइए आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आपका क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में पास हुआ, और पोस्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट आया। सुप्रीम कोर्ट जो है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में ये इससे ही आया, रेगुलेटिंग एक्ट से ही। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में बना। और एलिजा इम्फे जो था सीजीआई बना था ये सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो था फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट नाम था इस सुप्रीम कोर्ट का। और गवर्नर जनरल हैड ए काउंसिल ऑफ 4 था हु वर गिवन द पावर टू कास्ट ए वोट बट नो वीटो, ठीक है। पावर था कास्ट करने का वोट का, लेकिन वीटो पावर नहीं। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए प्रोविंशियल असेंबली फॉर बिहार 1774 में बना, ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। उसके बाद आप देखिए बिहार सेपरेट हुआ, प्रोविंस बिहार सेपरेट हुआ। बिहार जो है बिकम ए सेपरेट प्रोविंस कब? 1912 में। और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार उड़ीसा हुआ 1912 में। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एंड उड़ीसा बिकम ए सेपरेट प्रोविंस बन गया। बिहार उड़ीसा भी अलग हो गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ पे तो अभी बंगाल से अलग हुआ बिहार उड़ीसा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका ख़त्म होता है। फिर यहाँ देखिए आप कि डिसीजन कमेटी टू गवर्नर जनरल रिजेक्ट एक्शन ऑफ 1786 कौन वजह था? देखिए जो यहाँ पे था कि डिसीजन जो था कमेटी टू गवर्नर जनरल, डिसीजन लेना समझ रहे हैं, तो गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। और तो यहाँ पे यही था कि कमेटी का जो डिसीजन था उसको रिजेक्ट कर सकता था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये एक्ट ऑफ 1786 से आया था, कॉर्नवालिस उस वक्त हैं, उसी के मतलब वक्त में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई थी। उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट जो था बिहार बंगाल लैंड वो 1885 था। और रेगुलेशन इन 1793 जो हुआ तो एजेंट केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, ठीक है, उस वक्त। देखिए बाय रेगुलेटिंग इन 1793 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज डिप्राइव्ड ऑफ द जुडिशियल पावर एंड मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली, ठीक है, उसका वो पावर हटा दिया गया, केवल एजेंट केवल दे दिया गया। तो यहाँ पे वजह वही था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वाज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ द पावर कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फेल्ड एट कि सच एब्सोल्यूट पावर जो था वाज अनडिजायरेबल इन 1%, समझे। तो ये वजह था, केवल एजेंट का पावर उसको दिया गया था। तो कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म जो था वो अब 1793 था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एब्लिश कर दिया गया था। इंडिया का ट्रेड जो था उसमें 1813 में ये मोनोपोली 1833 में पूरी तरह से हटा था। ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना था ये 1813 में, पूरी तरह से 1833 में हटा था, समझे, ये सारा भी हट गया था। ये दी चार्टर एक्ट 1813 से क्या हुआ था? सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। तो ये चीज़ें हुई थी। और आपका ये वाला भी था कि इट इंडेड, ये तो आपको अभी ऊपर में ही पढ़े, तो इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं किया, समझे। बाकी आप देखिए यहाँ पे रेवेन्यू ऑफ इंडिया, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था उसी से क्या हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था कंट्रोल किया रेवेन्यू ऑफ इंडिया, जैसे रेवेन्यू ऑफ इंडिया पर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू। तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसी के थ्रू। उसके बाद ये 1813 के चार्टर एक्ट से ही आपको एजुकेशन में 1 लाख सैंक्शन किया गया था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्रॉन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये मेन फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट वाज द एक्ट एक्सप्रेसली असेटेड द क्रॉन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया, ये 1813 वाला एक्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। और द एक्ट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरी को टू प्रोपेगेट इंग्लिश एंड प्रीच कर सकता है अपना रिलीजन को। तो क्रिश्चियन आने का और अपना पर्च करने का और इंग्लिश को फैलाने का ये जो था 1813 चार्टर एक्ट से था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था उसमें क्या था? ट्रेडिंग एक्टिविटी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा एब्लिश कर दिया गया, ये भी सही है। और द डिजिग्नेशन ऑफ द जो सुप्रीम अथॉरिटी जो था वाज टू बी द चेंज आइदर। तो उसमें क्या हुआ था? सुप्रीम अथॉरिटी मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, ये भी था, सही है ये भी, मतलब डिजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एज द गवर्नर जनरल कर दिया गया ऑफ इंडिया बन गया था 1833 को, ठीक है।
इन काउंसिल, और ऑल लॉ मेकिंग पावर जो था टू बी कन्फर्ड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, उसी को दे दिया गया, ठीक है। और ये गलत हो गया आपका कि जो ऑल इंडिया वाज टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये गलत है, ठीक है। ये मैकाले के थ्रू आता, नॉट इंडियन के थ्रू। यहाँ पे बोल क्या था कि एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड, नहीं इंडियन नहीं, मैकाले जो कि ब्रिटिश से था, वो उसको लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल के काउंसिल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो मैकाले को बनाया गया था। उसके बाद आप यहाँ देखिए इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो था वो एक साथ इंडिया और इंग्लैंड में करवाने के लिए कहा, तो वो मल्टीको चेम्स रिपोर्ट से ही हुआ और 1922 से होने लग गया था, और इंडिया प्लस ब्रिटेन सिविल सर्विस एग्जाम एक साथ होने लग गया, समझे, 1922 से। और यहाँ पे देख सकते हैं एडचिशन कमीशन जो था 1887 में, सबमिटेड रिपोर्ट 1887 में, और दी कमीशन अपोज, ठीक है। फिर पूरा अंदर नहीं पढ़ते हैं, मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट है। कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो था सिस्टम ऑफ, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम सिस्टम जो था फॉर सिविल सर्विस का, तो 1853 के चार्टर एक्ट से ही आया था। और फर्स्ट टाइम क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। जैसे ये 1853 के चार्टर एक्ट से ही पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ली कमीशन 1924 में, ठीक है, और हैड रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ली कमीशन के 1924 के थ्रू यही चीज़ हुआ, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ली कमीशन 1924 के थ्रू ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूपीएससी का 1926 में। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो सेपरेटली जो था बोथ सेंटर में और स्टेट में क्या हुआ, मतलब आपको देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पब्लिक सर्विस इसके थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन में एस्टेब्लिश सेपरेटली फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के लिए, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन जो था सेंटर और स्टेट में सेपरेट मतलब अपना लीड करना स्टार्ट किया। उसके बाद अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे तो आप देख ही रही हैं, यहाँ पे आपको बता दिए कि 1853 के चार्टर एक्ट से ही कम्पिटेटिव एग्जाम सिस्टम फॉर सिविल सर्विस जो था वो आया था, और साथ में 1922 से हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ब्रिटेन में बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से रेगुलेट के लिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस चीज़ के लिए हुआ था, तो ब्रिटेन में बनाया गया था, क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए ये चीज़ आया था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्रिश्चियन मिशनरी जो था, परमिशन हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, तो ये चार्टर एक्ट 1813 से ही हुआ था, इंग्लिश और क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाने के लिए। और उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 जो था आपको बता ही दिया, तो इसलिए नहीं बता रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था उसमें क्या था, उसमें देखिए एक चीज़ ये आया था, एक्ट ऑफ 1858 वाला देख लीजिए। एक्ट ऑफ 1858 जो था ब्रिटिश क्राउन पावर वहाँ पे आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ख़त्म हुआ, और वहाँ पे क्या हुआ, दो चीज़ हुआ। और इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुआ और रूल किया इंडिया डायरेक्टली, यानी ब्रिटिश क्राउन पावर जो वहीं से डायरेक्टली रूल अप करना स्टार्ट किया, ठीक है। बीच में एक जो मीडिएटर था उसको हटा दिया। तो कंपनी का जो डायरेक्टर था उससे क्या किया गया, मांगा गया क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करे, प्रेजेंट करे जितना भी डॉक्यूमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी से जुड़ा हुआ वो सारा, ये इसी से हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही, समझे। द कंपनी डायरेक्टर वेयर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल करस्पॉन्डेंट एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, समझे। उसके बाद ये सारा आपका हो गया, ये आपका सारा कंप्लीट। यहाँ पे देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था लॉन्च द मोनोपोली ऑफ टी एंड ट्रेड, तो ये 1833 से ही हुआ था। और ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, लॉन्च द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इतना हो गया इससे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि नो कंपनी हैड केवल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट बचा था, समझे, बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद आप यहाँ सारा कंप्लीट यहाँ पे देखिए ऑर्डिनेंस जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया था, मतलब ऑर्डिनेंस जो इशू हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू ही हुआ था। इसमें हाई कोर्ट आया था 1862 में। देखिए काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से हाई कोर्ट आया कब, 1862 में। पोर्टफोलियो, कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, ये सब देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद देखिए कि ऑर्डिनेंस जो है एप्लीकेबल मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ के लिए था एप्लीकेबल। और बजट वगैरह का, जैसे काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ इन इंडिया में, ठीक है। डिस्कशन ऑफ बजट देखने को इसी से मिलता है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या था कि इंडियन काउंसिल एक्ट गिव द मेंबर राइट टू आस्क द क्वेश्चन ऑन बजट मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बट नन ऑफ देम वाज गिवन द राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, समझे, नॉट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। लेकिन द एडिशनल मेंबर ऑफ द काउंसिल कुड आस्क क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट आफ्टर प्री इन्फॉर्मेशन करना पड़ता था 6 दिन पहले, तब वो पूछ सकता था, ठीक है।
ऐसा भी नियम था। अब यहाँ पे देखिए आपका कंट्रोल मीडिया जो करने के लिए आया था, तो 1835 में आया, 67 में आया, 78 में आया, 1908 में आया। देखिए कौन कौन सा था। रजिस्ट्रेशन प्रेस एंड बुक एक्ट वाज पास्ड इन 1867, और 35 में ये आया था, प्रेस एक्ट वाज अनाउंस्ड फॉर द सेंसरशिप ऑफ मीडिया। फिर आया 1867 में, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में बाय लॉर्ड लिटन। फिर आपको 1908 में आया, लॉर्ड मिंटो पास किया एक बिल रेगुलेट करने के लिए, और वहाँ वो क्या कर लेता था, सीज कर लेता था कोई भी एंटी गवर्नमेंट अगर पब्लिश करता था। तो 1908 में लॉर्ड मिंटो के थ्रू भी आया था। तो ये हुआ। अब मोस्ट शॉर्ट लिव्ड जो था ये काउंसिल एक्ट 1909 ही था, बहुत कम समय के लिए ये रहा। उसके बाद रामसे मैकडोनाल्ड कहा था कि इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट बोला था, किसके बीच में, डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी के बीच में रामसे मैकडोनाल्ड बोले हैं, मैकडोनाल्ड। और मॉन्टेगो डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 का हुआ था, मॉन्टेगो डिक्लेरेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो था ये जो मॉन्टेगो चेम्स रिपोर्ट जो था वो किस पे बेस्ड था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे बेस्ड था। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, मॉन्टेगो चेम्स फोर्टर रिफॉर्म जो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ये फोर्स में आया कब, 1921 में फोर्स में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो था डायरची सिस्टम आया इन प्रोविंसेस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डायरची सिस्टम आया प्रोविंसेस में। और ये डिफाइन किया जुडिक्शन, ठीक है, ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सेपरेट किया, मतलब सेपरेट सब्जेक्ट हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरची इंट्रोड्यूस जो हुआ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही हुआ, देखने को मिलता है। सेल्फ गवर्निंग था, समझे। और रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया था, जैसे फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, पुलिस, ये सब। और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट रखा गया, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, समझे। ये सारा चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये सारा आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनिटरी एंड सेंट्रल, तो ये गलत हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया एक्ट 1919 यूनिटरी एंड सेंट्रल, तो ये गलत है। इन्फोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और देखिए लार्ज पार्ट ऑफ अथॉरिटी वाज डिलीगेटेड टू प्रोविंसेस, तो हाँ सही बात है ये। अभी पढ़े ना जी कि यहाँ पे अलग अलग कर दिया, जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो सब्जेक्ट सेपरेट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ऑल द गवर्नर जनरल जो था हैड मेजर एग्जीक्यूटिव पावर, बट द स्ट्रक्चर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नर जनरली फेडरल था, समझे। यूनिटरी नहीं, ये नहीं था कि यूनिटरी एंड सेंट्रल। 10 स्टेटमेंट क्या है, इस वजह से गलत हो जाता है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए कि डायरची मीन्स क्या होता है, डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इन 2 सेक्शन, समझे। तो डायरची मतलब यही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवीजन करना 2 सेक्शन में, ये सही बात है। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, सही बात है, ये भी वजह यही था मतलब आने का। तो ये इसमें दोनों सही है, एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो मेजर चेंजेस किया इन प्रोविंशियल गवर्नेंस में, समझे। और ड्यूल सेट ऑफ गवर्नमेंट है ये, डायरची मतलब क्या है, ड्यूल सेट ऑफ गवर्नमेंट है। उसी में सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट आया, जिसमें आपका रिजर्व, वन वाज रिजर्व आया, दूसरा ट्रांसफर्ड आया, ठीक है। और आप देख सकते हैं रिजर्व सब्जेक्ट वर केप्ट द गवर्नर के हाथ में रखा गया, एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट वर केप्ट इन इंडियन जो मिनिस्टर है उसके हाथ में रखा गया, ठीक है। बड़ा लंबा है ये वाला। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आफ्टर द नागपुर सेशन 1920 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो था वो बना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, तो ये भी सही है। और 1948 में कांग्रेस रिजेक्टेड कर दिया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंसेस को बनाने से, तो ये भी सही बात है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें डायरची एट सेंटर आया, मेन सोर्स था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का यही, इंडिया एक्ट 1935 से ही सारा लिया गया है मैक्सिमम चीज़। और साइमन कमीशन जो था उसको मतलब क्या करने के लिए बेस लाइन है, मतलब इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का बेस लाइन कौन है, तो ये साइमन कमीशन है। और इससे हुआ था प्रोविंसेस में डायरची ख़त्म हुआ, और गवर्नर पास विटो पावर आया था इससे, ठीक है। वो जो विटो पावर है वो एक्चुअली देखिए, द पावर ऑफ गवर्नर टू विटो लेजिस्लेटिव एक्शन पे, ठीक है, एंड टू लेजिस्लेट कर सकता था ऑन देयर होम, ठीक है। तो ये विटो पावर आया, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया, एंड बाइकर्मल लेजिस्लेचर आया इसी से, और फेडरल कोर्ट आया, ऑल इंडिया फेडरेशन एट सेंटर पे आया, ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। और यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या आया, फेडरल लेजिस्लेचर आया, ये सारा आपका कंप्लीट हुआ, ये सारा आपका कंप्लीट हुआ। ये लॉन्गेस्ट रहा है, देखिए सबसे लॉन्गेस्ट यही रहा है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वर इनएक्टेड। उसके बाद ये सारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए इंडिया एक्ट 1935, इसका ब्रिटिश का इरादा क्या था, तो इंक्लूड टू प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन, यही इरादा था इसका। तो यूज़ द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस करने के लिए थे एंटी इम्पीरियलिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, समझे। उसके बाद
गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से क्या हुआ, इसको चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला था जवाहरलाल नेहरू। इसमें है कि जो आप अच्छा यहाँ देखिए कि कार विच हैज़ ए ब्रेक बट नो इंजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बोला था जवाहरलाल नेहरू। और लखनऊ वाला सेशन 1936 में रिजेक्टेड हुआ था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसी में है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वही जो है अभी DPSP बना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक में 1950 में। उसके बाद आप यहाँ देखिए सारा कंप्लीट होता है आपका। फिर यहाँ पे ये आ जाता है आपका कि आई हैव नॉट टू बेग पार्डन इन द ड्राफ्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हु सेड इट कि आई हैव नॉट टू बेग पार्डन इन कनेक्शन विद एलिगेशन डेट इन ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए मेजर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1935 हैज अगेन बी रिप्रोड्यूस। ये भीमराव अम्बेडकर ही बोले हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, डायटशी मतलब डायटशी आया था, इंट्रोडक्शन ऑफ डायटशी हुआ। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री मिसलेनियस कवर कर लेंगे। फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा में और पूरा जितना भी है बचा हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।